विनायक दामोदर सावरकर ये एक ऐसा नाम है जिसको कांग्रेस बहुत तुच्छ और हीन दृष्टि से देखती है। इनफैक्ट राहुल गांधी ने अपने कई लेक्चर्स में कहा है, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। जब सावरकर जी ने ये चिट्ठी साइन की, गांधी जी, नेहरू जी, पटेल जी, ये सब सालों जेल में रहे, कोई चिट्ठी साइन नहीं की। मेरी थिंकिंग है कि जब सावरकर जी ने इस कागज पे साइन किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण डर था। अगर वो डरते नहीं, वो इसको कभी नहीं साइन करते। वहीं भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर सावरकर को एक देशभक्त कहते हैं। इनफैक्ट जब मोदी जी अंडमान जाते हैं तब बीडी सावरकर की काला पानी जेल में जाकर वो मेडिटेशन तक करते हैं। तो आखिर सावरकर की सच्चाई क्या है? क्या वो एक देशद्रोही थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, या फिर वो सच में एक महान नेशनलिस्ट थे? सावरकर जी का व्यक्तित्व विशेषताओं से भरा था। शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक थे। आमतौर पर वीर सावरकर को उनकी बहादुरी और ब्रिटिश राज के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जानते हैं, लेकिन इन सब के अलावा वे एक ओजस्वी कवि और समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने हमेशा सद्भावना और एकता पर बल दिया। सावरकर जी के बारे में एक अद्भुत वर्णन हमारे प्रिय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। कितना सटीक चित्रण किया था अटल जी ने। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। बहुत कम लोगों को पता है सावरकर ने मित्र मेला नाम का एक अंडरग्राउंड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया था, जिसको 1906 में रीनेम करके अभिनव भारत कर दिया गया। इस संगठन का मेन ऑब्जेक्टिव था अंग्रेजों को भारत से खदेड़ कर भगाना और हिंदू प्राइड को वापस रिवाइव करना। उनकी गतिविधियों से लोकमान्य तिलक इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने सावरकर को 1906 में शिवाजी स्कॉलरशिप दिलवाई ताकि वो लंदन में जाकर हायर स्टडीज कर सके। लंदन जाकर सावरकर ने दो ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना करी, इंडिया हाउस एंड फ्री इंडिया सोसाइटी। यहाँ पे उन्होंने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नाम की किताब लिखी और 1857 में जो पहली लड़ाई थी जहाँ पर मंगल पांडे ने आजादी का बिगुल बजाया था, उसको पहली बार किसी क्रांतिकारी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। अदरवाइज उसे एक सिपाही म्यूटिनी नाम दिया जाता था, यानी सिपाहियों की बगावत, जो कि सरासर झूठ था और ये एक ब्रिटिश नैरेटिव था। इनफैक्ट सावरकर से इंस्पायर होकर एक और स्टूडेंट मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या करी थी। इनफैक्ट ये बहुत कम लोग जानते हैं कि सावरकर की फर्स्ट टाइम गांधी जी से मुलाकात इसी दौरान लंदन में हुई थी, और यहाँ पे गांधी जी और सावरकर में गुरिल्ला वॉरफेयर और वायलेंट मीन्स टू अचीव फ्रीडम, इस पे एक डिबेट भी हुई थी। और ब्रिटेन की कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ रिवोल्ट करने के आरोप में 13 मार्च 1910 को सावरकर को अरेस्ट कर लिया गया। इसके एक साल पहले उनके भाई गणेश सावरकर को भी अरेस्ट कर लिया गया था, और इसके बाद उन्हें अंडमान आइलैंड भेजा गया था, जहां पे उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा मिली थी। इनफैक्ट इंडियन पीनल कोड में आज भी सेक्शन 121A एग्जिस्ट करता है, जो सेडिशन का चार्ज होता है, यानी देशद्रोह का मुकदमा। और ये इतना ड्रैकोनियन लॉ है कि उस समय सावरकर को इसी लॉ के तहत कन्विक्शन दिया गया था। 28 साल की छोटी सी उम्र में सावरकर को 50 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई थी। अब इसके बाद सावरकर ने अपने को एक पॉलिटिकल प्रिजनर का दर्जा देने की बात की, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। और यहीं पे शुरू होता है उनके जीवन का सबसे विवादास्पद एस्पेक्ट, जिसको कांग्रेस और उनके लीडर्स बार बार हाईलाइट करते हैं। एक्चुअली अंडमान में कारावास की सजा के दौरान उन्होंने कुछ मर्सी पिटीशन लिखी थी, यानी कि अपनी सजा के बदले माफी मांगी थी उन्होंने। सबसे पहली बार 30 अगस्त 1911, सेकेंड टाइम 14 नवंबर 1913, उसके बाद 1917 एंड फाइनली 2 मई 1921 को सावरकर को अंडमान से शिफ्ट किया गया रत्नागिरी में, और वहां पे उन्हें एक हाउस अरेस्ट में रखा गया। और यहाँ पे रहने पे उन्होंने एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व नाम की किताब लिखी। एक्चुअली हिंदुत्व शब्द को फर्स्ट टाइम चंद्रनाथ बसु ने यूज किया था, लेकिन इसको पॉपुलर करने में सावरकर का और उनकी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व का बहुत बड़ा रोल है। नाथूराम गोडसे जब 19 साल का था तब वो सावरकर से यही रत्नागिरी के हाउस अरेस्ट में मिला था, जिसने आगे चलकर गांधी जी की हत्या करी थी। फाइनली 1937 में सावरकर को अंग्रेज अनकंडीशनली रिलीज कर देते हैं, और अब सावरकर हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट बन जाते हैं।
अब सावरकर का दूसरा मेजर क्रिटिसिज्म है कि जब 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था गांधी जी ने, तब उस वक्त उन्होंने इस मूवमेंट का विरोध किया था। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी में इनरोल करके अंग्रेजों की मदद करनी चाहिए। सावरकर का तीसरा सबसे मेजर क्रिटिसिज्म रहा है जब गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे देता है। अब चलिए मैं इन तीनों कंट्रोवर्सीज को एड्रेस करता हूँ। सबसे पहली चीज, जो काला पानी की सजा होती थी वो यहाँ के जेलों जैसी नहीं होती थी। यहाँ के जेल में काफी ह्यूमन कंडीशंस होती थी, जबकि अंडमान की जेल में मच्छरों की वजह से डेंगू मलेरिया होना बड़ा कॉमन चीज थी। वहाँ पे फिक्स्ड टाइमिंग्स होते थे टॉयलेट जाने के, यानी किसी को अगर ऑड टाइम पे टॉयलेट आई है तो उसे अपनी सेल के अंदर डेफिकेट करना पड़ता था। प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता था और सनराइज से लेके सनसेट तक उनसे बहुत ही इनह्यूमनली काम करवाया जाता था। वो काम होता था पत्थरों को तोड़ना, ऑयल ग्राइंडिंग करना और बेसिकली अंडमान में ब्रिटिशर्स के लिए बड़े बड़े मेंशंस और उनके लिए रहने के आलीशान बंगले बनाने में हेल्प करना। इंडिया की जिन जेल्स में गांधी जी और नेहरू जी को रखा जाता था वहां पे सारी सुख सुविधाएं होती थी जो एक बेसिक ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, और ये सब चीजें सावरकर की जो प्रिजन अंडमान में थी यानी काला पानी की सजा, उससे लाख अलग थी। जिस तरह से आज इंडियन जुडिशरी सिस्टम में बेल पिटीशन अप्लाई करी जाती है या फिर कन्विक्शन के बाद पैरोल के लिए अप्लाई किया जाता है। पैरोल का मतलब टेम्परेरी तरीके से किसी प्रिजनर को जेल से छोड़ दिया जाए ताकि वो अपने घर जा सके, अपने आस पड़ोस के लोगों से मिल सके या कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस पूरा कर सके। और इसमें बहुत से प्रोमिनेंट नेम शामिल हैं, जैसे जेसिका लाल मर्डर केस में जो कन्विक्ट था मनु शर्मा, संजय दत्त, ये सब टाइम टाइम पे पैरोल पाते रहे हैं। तो जैसे आज बेल और पैरोल की एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करी जाती है गवर्नमेंट द्वारा, उसी तरीके से ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे मर्सी पिटीशंस फाइल करना एकदम नॉर्मल बात थी। ऐसे में दामोदर हरी चापेकर ने ब्रिटिशर से बदला लेने के लिए WC रैंड, जो कि एक ICS ऑफिसर थे, उनकी की थी। लेकिन इस बदले जब उन्हें पनिशमेंट मिलता है तो वो 8 मार्च 1898 को एक मर्सी पिटीशन लिखते हैं। महादेव विनायक रानाडे जो पुलिस के इन्फॉर्मेंट डेविड ब्रदर्स की हत्या करते हैं, 10 अप्रैल 1899 को एक मर्सी पिटीशन लिखते हैं। इसी केस से जुड़े वासुदेव हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी चापेकर भी एक मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं। बर्मा देश, जिसे आज म्यांमार नाम से जाना जाता है, वहां की मंडलय जेल में कैद लोकमान्य तिलक 24 फरवरी 1912 को एक मर्सी पिटीशन लिखते हैं। इसके अलावा राजेंद्र लहरी, जिनका काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस में नाम आया है, मर्सी पिटीशन मांगते हैं। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, बिपिन चंद्र पाल, सचिंद्र नाथ सान्याल, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर ऐसे डांगे, नलिनी गुप्ता, जिनको बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस में कन्विक्शन मिला था, ऋषिकेश कांजीलाल, बरेंद्र कुमार घोष, सुधीर कुमार सरकार और ऐसे 200 से ज्यादा कांग्रेसी थे जिन्होंने अपने जीते जी मर्सी पिटीशन ब्रिटिशर्स को सबमिट करी थी। इनफैक्ट जब गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने के बदले जेल भेजा गया था, तब उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार को अपॉलजी लिखी थी। सिखों की तरफ से गदर पार्टी के लीडर लाला हरदयाल ने एक मर्सी पिटीशन लिखी। दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में अमीर चंद, अवध बिहारी, बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकांद, इन सभी फ्रीडम फाइटर्स ने कभी न कभी अंग्रेजों को मर्सी पिटीशन लिखी है। इनफैक्ट हम सब के प्यारे चाचा नेहरू ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जब 1923 में उन्हें नाभा जेल में सिर्फ 2 हफ्ते के लिए रखा गया था तो उनके पिता और इस देश के सबसे बड़े वकील मोतीलाल नेहरू अंग्रेजों के पास आगे भागे गए थे और एक अनकंडीशनल अपॉलजी अंग्रेजों को लिख कर आए थे। दोबारा उनका लड़का यानी जवाहरलाल नेहरू नाभा और उसके आसपास के इलाके में दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देगा। और इनफैक्ट एक और लीडर सी सुब्रमण्य भारती सिर्फ 1 वीक के अरेस्ट के बाद माफी मांगते हैं। और अगर मैं बोलता चला गया तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने जिंदगी में कभी मर्सी पिटीशन नहीं मांगी थी और वो थे हमारे भगत सिंह। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भगत सिंह के पिता ने भी 13 अप्रैल 1931 को अंग्रेजों को एक मर्सी पिटीशन लिखी थी कि उनके बेटे को हैंग ना किया जाए। अब आप बताइए कि इतने ढेर सारे रेवोल्यूशनरी और फ्रीडम फाइटर्स जो उस समय मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, इसमें कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े लीडर्स के नाम है, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम मर्सी पिटीशंस लिखी जा रही थी। तो फिर एक वीर सावरकर को सिंगल आउट करने का मतलब है कि राहुल गांधी ने अपने बाप के दादा यानी जवाहरलाल नेहरू की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी हो तो उन्हें पता चल जाता कि 1923 में मोतीलाल नेहरू ने भी माफी मांगी थी जवाहरलाल नेहरू के केस में, जबकि उन्हें सिर्फ 2 हफ्ते की अरेस्ट हुई थी और उसके बाद वो इस तरीके की कोई बचकानी बातें नहीं करते। इनफैक्ट सावरकर ने एक जगह ये भी लिखा था कि अगर सिर्फ उनके नाम की वजह से बाकी लोग सफर कर रहे हैं तो उन्हें जेल की सजा दे दी
जाए और उनके बाकी सभी साथियों को काला पानी की सजा से छोड़ दिया जाए। तो ये सैक्रिफाइस का एलिमेंट भी सावरकर के अंदर दिखाई देता था। जहां एक तरफ जेल में रह के नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सावरकर के पास लिखने के लिए कोई प्रॉपर पेपर पेन तक नहीं होता था और वो अपनी पोएम्स जेल की दीवारों पे लिखते थे। जहां नेहरू और गांधी को पॉलिटिकल प्रिजनर्स का दर्जा देकर उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती थी, जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स देना, उनसे कोई हार्ड काम नहीं करवाया जाता था। वहीं पे सावरकर को एक टेररिस्ट का दर्जा देकर उनसे पूरे दिन ऑयल एक्सट्रैक्शन का काम करवाया जाता था। उन्हें सनराइज टू सनसेट खाना नहीं दिया जाता था और जो खाना भी मिलता था उसमें पेस्ट होते थे, इंसेक्ट्स होते थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्हें पढ़ने के लिए कोई बुक्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स नहीं दिए जाते थे। कंप्लीट आइसोलेशन में रखा जाता था। ब्रिटिश ऑफिसर रेगिनाल्ड क्रेडॉक ने सावरकर का इंटरव्यू लिया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट में ये सबमिट किया दैट दिस मैन डज नॉट एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ रिग्रेट और रिपेंटेंस ओवर हिज एक्ट। इनफैक्ट जेल में रहते हुए सावरकर ने खुद गांधी जी से एडवाइस मांगी थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। ऐसे में एक बैरिस्टर होते हुए गांधी जी ने भी यही एडवाइस दी थी कि उन्हें मर्सी पिटीशन लिखनी चाहिए। तो क्या गांधी जी भी एक कायर थे और एक ट्रेटर थे? इनफैक्ट यंग इंडिया न्यूज़पेपर में गांधी जी ने खुद लिखा है कि वीर सावरकर कितने बड़े देशभक्त थे, और आपको स्क्रीन पे वो एक्सट्रैक्ट दिख रहा होगा उनके यंग इंडिया न्यूज़पेपर का, जहां पे वो किस तरीके से गणेश सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि वो पहले लंदन में एक भाई से मिल चुके हैं और उन्हें उनकी देशभक्ति पर थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। भगत सिंह के साथ जिन राजगुरु को फांसी की सजा पे लटकाया गया था वो वीर सावरकर के चेले थे। दुर्गा भाभी वीर सावरकर से इंस्पायर्ड थी, जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भागने में मदद करी थी। सावरकर के बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद से मिले थे और उनको फाइनेंशियल हेल्प भी दी थी। इनफैक्ट राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जी ने खुद एक लेटर में एक्सेप्ट किया है कि वीर सावरकर कितने बड़े देशभक्त थे। तो ऐसे में जो सावरकर को ट्रेटर कहते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वो अंडमान की जेल में किस वजह से गए थे। और जितने रेवोल्यूशनरीज का मैंने नाम लिया है, इंक्लूडिंग बिपिन चंद्रपाल, लोकमान्य तिलक, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, क्या वो देश के गद्दार थे? या फिर गांधी जी जिन्होंने यंग इंडिया न्यूज़पेपर में सावरकर की तारीफ करी, वो देश के गद्दार थे? या इंदिरा गांधी जी जिन्होंने एक लेटर में सावरकर की तारीफ करी है, वो देश की गद्दार थी? सावरकर जिनका वेट अंडमान की जेल में सिर्फ 45 kg रह गया था, उनके बारे में जब कोई इस तरीके से अब शब्द बोलता है तो मुझे सिर्फ उसकी नॉलेज पर दया आती है और उसकी बातों पे हंसी आती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स जो अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आगे अंधे हो जाते हैं और फैक्ट्स को वेरीफाई नहीं करते हैं, कुछ इसी तरीके की बातें करते हैं। जो लोग सिनेमा हॉल में जब 52 सेकंड के लिए नेशनल एंथम बजता है उस पे नहीं खड़े हो पाते हैं, वो ऐसे व्यक्ति पे प्रश्न उठाते हैं जो 13.5 साल अपनी जिंदगी के काला पानी की सजा काटता है और वहां पे उसका वेट 45 kg हो जाता है। तो ऐसे लोगों की नॉलेज पर मुझे दया आती है, लेकिन इनके आत्मविश्वास पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। आपके पास फैक्ट्स नहीं है लेकिन आपके पास एलिगेशंस दुनिया भर के हैं। अब आते हैं इनके दूसरे आरोप पे कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे सावरकर ने अंग्रेजों का साथ दिया था। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में लड़ा जाता है और इस वक्त कांग्रेस पूरी तरीके से ब्रिटेन का साथ देती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया जाता है। गांधी जी पूरा फुल सपोर्ट देते हैं इस वॉर में अंग्रेजों का, और इनफैक्ट यूथ से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाकर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें और अंग्रेजों की तरफ से अलाइड फोर्सेस का साथ दें और एक्सेस पावर के खिलाफ लड़ाई करें। जब गांधी जी और कांग्रेस वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन को सपोर्ट करती है तो वो चीज नेशनलिज्म है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जब सावरकर अंग्रेजों का सपोर्ट करते हैं तो वो चीज देशद्रोह है। ये भाई कहाँ का दोहरा चरित्र हुआ। एक्चुअली सावरकर जानते थे कि ब्रिटिश आर्मी से लड़ पाना एकदम इम्पॉसिबल है, इसलिए यूथ जाकर अगर ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है तो उसे इनकी स्ट्रेटेजीज, वॉरफेयर के मेथड्स, बंदूकें चलाना, कैनन्स को चलाना और उस वक्त की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी वो पता चलेगी। और वैसे भी किसी महान व्यक्ति ने कहा है, इफ यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट देम इट्स बेटर टू ज्वाइन देम, क्योंकि अपने दुश्मन को ज्वाइन करने के बाद आप उसके अंदर की कमियों को पहचान सकते हैं। और चाणक्य ने कहा है ना, साम दाम दंड भेद, हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो भेद बहुत बड़ी चीज होती है। अगर सावरकर ने यूथ को ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके अंदर के भेद जानने की बात करी तो इसमें कौन से देशद्रोह की बात होगी। और इसमें तीसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है गांधी जी की
से रिलेटेड, जिसमें कहा जाता है कि सावरकर का हाथ था और उन्होंने गांधीवध से पहले नाथूराम गोडसे को यशस्वी हो करके एक आशीर्वाद दिया था। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि जब गोडसे 19 साल का था तब वो रत्नागिरी के हाउस अरेस्ट के दौरान सावरकर से मिला था। अब आप सोचिए, आज आप किसी इंसान से मिलते हैं, 25 साल बाद वो इंसान क्या करता है, आपको इससे क्या मतलब। ऐसे कितने लोग हैं जो सेलिब्रिटीज के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ सेल्फी ले लेते हैं, उसके बाद कोई आदमी जाके अगर किसी की हत्या कर दे तो क्या वो पॉलिटिशियन या वो सेलिब्रिटी भी उस हत्या का जिम्मेदार होगा। ऑन अ लाइटर नोट, ये ठीक उसी तरीके से है कि आपके कॉलेज के जमाने की गर्लफ्रेंड 40 साल बाद आकर आपकी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे और साथ में कहे, रमेश मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। गांधी जी की हत्या के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में 7 फरवरी 1948 को सावरकर ने साफ साफ एक स्टेटमेंट दिया, गांधी जी's assassination is a fratricidal crime endangering India's existence as a nascent state। जब पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा था तो कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो कि गांधी जी के असैसिनेशन से उनके तार को जोड़ सके। सिर्फ एक सरकारी गवाह दिगंबर बागड़े कहता है कि 17 जनवरी 1948 को, यानी गांधी जी के वध से लगभग 15 दिन पहले नाथूराम गोडसे सावरकर से मिला था, जहां पे उन्होंने उसे यशस्वी हो कहा था। गांधी जी की असैसिनेशन पे इन्वेस्टिगेशन कर रही CID डिपार्टमेंट ने अपनी क्राइम रिपोर्ट में लिखा था कि सावरकर की नारायण आप्टे या नाथूराम गोडसे से किसी भी किस्म की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। इनफैक्ट गांधी जी की हत्या से रिलेटेड कपूर कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन ने सरकारी गवाह दिगंबर बागड़े की कोई टेस्टिमनी तक नहीं ली, जबकि उस वक्त ये सरकारी गवाह जिंदा था। कोर्ट्स ने गांधी जी के मर्डर ट्रायल में सावरकर को क्लीन चिट दी। तो अब इतने फैक्ट जानने के बाद आपको तय करना है कि सावरकर एक देशभक्त थे या देशद्रोही थे। लेकिन एक चीज तो पक्की है कि एक तरफ एक जुमलेबाज था जिसने कहा था पार्टीशन विल हैपन ओवर माय डेड बॉडी, और दूसरी तरफ सावरकर थे जिन्होंने शुरू से लेके अंत तक पार्टीशन का विरोध किया था। लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था कि पार्टीशन देश के लिए बहुत बुरा हो रहा है। देखिए, ये सुनने में बहुत कंट्रोवर्शियल लग सकता है, लेकिन पार्टीशन देश के लिए किस तरीके से फायदेमंद सिद्ध हुआ इन लॉन्ग टर्म, इसे मैंने एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं।